दोस्तों जय हिंद। एसएस क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, आपका इस्तकबाल। दोस्तों आप सभी कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है राजस्थान की मर्दा की समस्याओं के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आइए हम इस पर डिस्कस करते हैं मित्रों। राजस्थान में मर्दा की समस्या है। देखो दोस्तों, राजस्थान में मृदा की जो समस्याएं हैं, यदि अपन इसमें बात करें कि राजस्थान में कौन कौन सी मृदा की समस्या हैं, तो सबसे पहले जानते हैं कि राजस्थान में मृदा की सबसे बड़ी समस्या अपर्दन की समस्या। 2 नंबर पे अपन बात करते हैं तो मृदा में अम्लीयता, क्षारीयता और लवणीयता की समस्या। फिर उसके बाद में बात करें तो मृदा में उर्वर शक्ति की समस्या, खरपतवार की समस्या और सेम की समस्या। तो कौन कौन सी हुई, जरा हम बात करें तो मृदा में सबसे पहली समस्या कौन कौन सी राजस्थान में, तो मृदा अपर्दन की समस्या। पहली बात कौन सी दोस्तों? मृदा अपर्दन की समस्या। कितने प्रकार का? तो दोस्तों मृदा अपर्दन अपन बात करें तो हम ये कहेंगे, एक तो वायु अपर्दन होता है, वायु अपर्दन होता है, और दूसरा कौन सा था बेटा? जल अपर्दन होता है, जल अपर्दन की समस्या। तो पहली कौन समस्या हमारी दोस्तों? वायु अपर्दन की समस्या, दूसरी जल अपर्दन की समस्या। फिर अपन कहते हैं मृदा में अम्लीयता, मृदा में अम्लीयता, क्षारीयता व लवणीयता की समस्या। फिर तीसरी बात करते हैं मृदा में सेम की समस्या, सेम की समस्या। फिर 4th नंबर पे बात करते हैं मृदा में उर्वर शक्ति की समस्या, मृदा में उर्वर शक्ति की समस्या। फिर उसके बाद में यदि अपन बात करते हैं 5 नंबर पे बात करते हैं मृदा में खरपतवार की समस्या, खरपतवार की समस्या। और लास्ट हम कहेंगे दोस्तों मरुस्थलीकरण की समस्या। मरुस्थलीय मरुस्थलीयकरण की समस्या। देखो मित्रों, एक एक अपन अध्ययन करते हैं। तो देखो बात करते हैं, देखो मृदा अपर्दन की जो समस्या है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो मृदा अपर्दन राजस्थान में एक सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है। कैसे? तो हम ये कहेंगे कि राजस्थान में वनोत्पादन नहीं है, वनों का कटाई बहुत ज़्यादा होती है और मरुस्थलीकरण का यहाँ पे प्रसार हो रहा है। तो हम ये कहेंगे कि सबसे बड़ी समस्या कौन सी बेटा? मृदा अपर्दन की समस्या बनी जा रही है। तो मृदा अपर्दन में समस्या को 2 भागों में बांटते हैं। एक तो होता वायु अपर्दन, एक होता जल अपर्दन। वायु के द्वारा जब मृदा का कटाव होता है, ऐसा अपर्दन वायु अपर्दन कहलाता है। और वायु अपर्दन की सबसे अधिक समस्या जैसलमेर में रहती है और सबसे कम समस्या धौलपुर में रहती है। बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जल अपर्दन क्या होता है कि नदियों के तिर बहाव के कारण जब मृदा का कटाव होता है, इस प्रकार के अपर्दन को जल अपर्दन कहते हैं। और जल अपर्दन को 2 भागों में बांटते हैं। एक तो होता अवनलिका अपर्दन, दूसरा होता चादरी अपर्दन। अवनलिका के द्वारा क्या अपर्दन का मतलब क्या होता है? तो नदियों के द्वारा तिर बहाव के कारण नालीनुमा संरचना हो जाती है, मिट्टी के कटाव के द्वारा नालीनुमा संरचना बन जाती है। इस प्रकार के अपर्दन को अवनलिका अपर्दन कहते हैं। उसी प्रकार से चादरी अपर्दन का मतलब होता है कि निर्जन पहाड़ियों में नदी के तिर बहाव के द्वारा पहाड़ियों की ऊपरी परत उतरकर आगे की तरफ चली जाती है। इस प्रकार के कटाव को, इस प्रकार के अपर्दन को चादरी अपर्दन कहते हैं। तो याद रखना दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं अपन मृदा अपर्दन में वायु अपर्दन की। किसकी बात करते हैं दोस्तों? मृदा अपर्दन में वायु अपर्दन की। हम ये कहेंगे दोस्तों, वायु के तिर बहाव के कारण, वायु के तिर पवनों के कारण
जब मृदा का कटाव होता है, इस प्रकार के अपर्दन को क्या कहते हैं दोस्तों? वायु अपर्दन कहते हैं। यानी वायु के द्वारा होने वाले अपर्दन को, वायु के द्वारा होने वाले अपर्दन को, वायु के द्वारा होने वाले अपर्दन को, या मतलब अपर्दन को यानी मतलब वायु के द्वारा होने वाले मिट्टी के कटाव को, किसके बदला दोस्तों? मिट्टी के कटाव को, मिट्टी के कटाव को, मिट्टी के कटाव को वायु अपर्दन कहते हैं। और वायु अपर्दन की सबसे अधिक समस्या क्या होती है बेटा? सबसे अधिक समस्या कहाँ है? ये सबसे अधिक वायु अपर्दन कहाँ होता है? तो जैसलमेर में सबसे अधिक वायु अपर्दन कहाँ होता है बेटा? तो हम कहेंगे बेटा कहाँ होता है? जैसलमेर में होता है। और सबसे कम वायु अपर्दन कहाँ होता है? सबसे कम वायु अपर्दन, सबसे कम वायु अपर्दन कहाँ होता है बेटा? तो हम कहेंगे बेटा धौलपुर में होता है। कहाँ होता है? धौलपुर में होता है। बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो हम ये कहेंगे कि वायु के द्वारा होने वाले अपर्दन को वायु अपर्दन कहते हैं। वायु अपर्दन सबसे अधिकतम मात्रा में कहाँ होता है? तो जैसलमेर में होता है। और सबसे कम मात्रा में वायु अपर्दन कहाँ होता है? तो हम कहेंगे दोस्तों धौलपुर में होता है। बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? वायु के द्वारा मिट्टी का जब कटाव होता है, इस प्रकार के अपर्दन को वायु अपर्दन कहते हैं। फिर अपन बात करते हैं दोस्तों जल अपर्दन। हम ये कहेंगे जल अपर्दन में नदी या नहरों के तीव्र बहाव के कारण जब मिट्टी का कटाव होता है, इस प्रकार के अपर्दन को क्या कहते हैं दोस्तों? जल अपर्दन कहते हैं। ये दो प्रकार का होता है, एक तो होता है अवनलिका अपर्दन, दूसरा चादरीय अपर्दन। तो यानी हम कहेंगे नदी या नहरों के तीव्र बहाव के कारण, तीव्र बहाव के कारण होने वाले अपर्दन को जल अपर्दन कहते हैं। ना नदी या नहरों के तीव्र बहाव के कारण होने वाले अपर्दन को, यानी हम कहेंगे होने वाले अपर्दन का मतलब हुआ मिट्टी का कटाव। होने वाला अपर्दन कौन सा बेटा? मिट्टी का कटाव को। किसको? मिट्टी के कटाव को, मिट्टी के कटाव को, मिट्टी के कटाव को जल अपर्दन कहते हैं। जल अपर्दन कितने प्रकार का होता है बेटा? हम कहेंगे दो प्रकार का होता है। पहला कौन सा बेटा? अवनलिका अपर्दन, अवनलिका अपर्दन। अवनलिका अपर्दन क्या होता है? दूसरा होता है बेटा चादरीय अपर्दन, चादर अपर्दन। हम ये कहेंगे कि अवनलिका अपर्दन से सर्वाधिक प्रभावित जिला सबसे ज्यादा कौन सी नदी के द्वारा, पहले बात करते हैं कौन सी नदी सर्वाधिक मात्रा में अवनलिका अपर्दन करती है? तो कहेंगे बेटा चंबल। और जिला कौन सा प्रभावित होता है? तो कहेंगे जिला कौन सा होता है? तो हम कहेंगे मित्रों कोटा। कौन सा जिला प्रभावित होता है दोस्तों? कोटा होता है। तो याद रखना अवनलिका अपर्दन सर्वाधिक कौन सी नदी करती है बेटा? चंबल नदी करती है। और जिला कौन सा प्रभावित होता है? हम कहेंगे कोटा प्रभावित होता है। कौन सा प्रभावित? कोटा प्रभावित होता है। अब होता है क्या, इस पर बात करते हैं, फिर चादर पे बात करेंगे। अवनलिका अपर्दन क्या होता है? अवनलिका अपर्दन क्या होता है? देखो मित्रों, हम ये कहेंगे कि तीव्र बहाव के कारण, चाहे नदी हो चाहे नहरें हो, तीव्र बहाव के कारण, नदी और नहरों के तीव्र बहाव के कारण जब मिट्टी का कटाव बहुत अधिक गहराई तक होता है, तो इस प्रकार के कटाव के द्वारा एक नलिका नुमा, नाली नुमा संरचना बनती है। इस प्रकार के अपर्दन को क्या कहते हैं मित्रों? अवनलिका अपर्दन कहते हैं। तो याद रखना, नदी या नहरों के तीव्र बहाव के कारण मिट्टी के कटाव गहराई तक होता है और एक नाली नुमा संरचना बनती है, इसे अपर्दन को ही अवनलिका अपर्दन कहते हैं। तो हम कहेंगे दोस्तों नहरों
नहरों या नदियों के तिर बहाव के कारण नदी या नहरों के तिर बहाव के कारण मिट्टी का कटाव गहराई तक हो जाता है। मिट्टी का कटाव बहुत अधिक गहराई तक होता है, बहुत अधिक गहराई तक होता है, तो उसमें नालीनुमा संरचना बन जाती है। नालीनुमा संरचना बन जाती है। ऐसे अपर्दन को ही अवनलिका अपर्दन कहते हैं। हम ये कहेंगे नहरों या नदियों के तिर बहाव के कारण, मतलब तिर बहाव मतलब जल के तिर बहाव। नदियों के तिर बहाव का मतलब होता है बेटा जल के, है ना, कोई ऐसा मतलब नदियाँ तिर बहाव जल के, नदियों के तिर बहाव के यानी जल के कारण मिट्टी का कटाव बहुत अधिक गहराई तक होता है, तो उसमें नालीनुमा संरचना बन जाती है। ऐसे अपर्दन को क्या कहते हैं बेटा? अवनलिका अपर्दन कहते हैं। बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो हम कहेंगे नदियां या नहरों के जल में तिर बहाव के कारण नदियों का कटाव, मिट्टी का कटाव बहुत अधिक गहराई तक हो जाता है, तो नालीनुमा संरचना बनती है। इस प्रकार की संरचना को ही अवनलिका अपर्दन कहते हैं। इस प्रकार के अपर्दन को ही अवनलिका अपर्दन कहते हैं। बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अवनलिका अपर्दन किस नदी के द्वारा आता है? हम कहेंगे चंबल नदी के द्वारा आता है। सर्वाधिक कहाँ होता है? कोटा में होता है। अब हम कहेंगे कि जो नालीनुमा संरचना बनती है या नालीनुमा जो स्थलाकृतियां बनती है उसको बीड़ भूमि या उत्खात भूमि या डांग भूमि के नाम से भी जानते हैं। यानी हमने ये कहा कि नालीनुमा स्थलाकृतियां को नालीनुमा स्थलाकृतियां को बीड़ भूमि या उत्खात भूमि या डांग भूमि भी कहते हैं। या कहते हैं भाई डांग भूमि भी कहते हैं, डांग भूमि भी कहते हैं। और सर्वाधिक हमने कहा दोस्तों नालीनुमा अवनलिका अपर्दन का प्रभाव क्या रहता है? तो कहा जाता है कि जो उत्खात भूमि होती है कोटा में, सवाई माधोपुर में और धौलपुर में क्या होती है? उत्खात भूमि का सर्वाधिक प्रभाव देखने को मिलता है। यानी उत्खात भूमि कहाँ देखने को मिलती है? हम कहेंगे दोस्तों उत्खात भूमि जो होती है कहाँ देखने को मिलती है? हम कहेंगे दोस्तों कोटा में, सवाई माधोपुर में, धौलपुर में देखने को मिलती है। इसको क्या कहते हैं बेटा? अवनलिका अपर्दन। दोबारा वापस बताते हैं। तो हमने कहा कि नदियों के तिर बहाव या नहरों के तिर बहाव के द्वारा मिट्टी का कटाव गहराई तक होता है। इस प्रकार नलीनुमा संरचना बनती है, उसी को अवनलिका अपर्दन कहते हैं। नालीनुमा जो स्थलाकृतियां होती है उसी को उत्खात या बीड़ भूमि के नाम से भी जानते हैं। बात किया हुआ सर्वाधिक हम कहेंगे दोस्तों ये बीड़ भूमि जो कहाँ देखने को मिलती है? उत्खात भूमि तो कोटा, सवाई माधोपुर, धौलपुर में देखने को मिलती है। इस प्रकार से अगली अपन बात करते हैं दोस्तों चादरीय अपर्दन। किसकी बात करते हैं मित्रों? चादर अपर्दन। चादरीय अपर्दन देखो दोस्तों चादर अपर्दन क्या होता है? तो हम ये कहेंगे निर्जन पहाड़ियों पर नदियां या नहरों के तिर बहाव से, नदियों के तिर बहाव से निर्जन पहाड़ियों के ऊपर की मिट्टी का जब कटाव हो जाता है
तो इस प्रकार के अपर्दन को चादरी अपर्दन कहा जाता है। तो हम ये कहेंगे नदियों के तीव्र बहाव के कारण, नदियों के तीव्र बहाव के कारण, नदियों के तीव्र बहाव के कारण, नदियों के तीव्र बहाव के कारण मिट्टी का कटाव निर्जन पहाड़ियों में, निर्जन पहाड़ियों में मिट्टी की ऊपरी, निर्जन पहाड़ियों में ऊपरी सतह पर जब मिट्टी का कटाव होता है, निर्जन पहाड़ियों में ऊपरी सतह पर, ऊपरी सतह पर मिट्टी का कटाव होता है, ऊपरी सतह मिट्टी का कटाव होता है, तो उसे चादर अपर्दन कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? चादर अपर्दन कहते हैं। बात समझ आया कि नहीं है? तो हम ये कहेंगे मित्रों कि निर्जन जो पहाड़ियां होती है, कौन सी पहाड़ियां? तो निर्जन जो पहाड़ियां होती है ना, तो जो निर्जन पहाड़ियां होती है, इस निर्जन पहाड़ियों में जो वायु होती है, जो जल होता है, जो नदियां होती है, निर्जन पहाड़ियों की ऊपरी सतह पर जब मिट्टी का कटाव करती है, इस प्रकार के अपर्दन को क्या कहते हैं बेटा? चादरी अपर्दन कहा जाता है। फिर अपन कहेंगे दोस्तों मिट्टी की जो दूसरी समस्या होती है, हम कहेंगे मृदा में अम्लीयता, मृदा में अम्लीयता, मृदा में अम्लीयता, क्षारीयता व लवणीयता की समस्या। लवणीयता की समस्या। देखो दोस्तों, कई जब मृदा का पीएच 7 से कम होता है तो मृदा में अम्लीयता की समस्या रहती है। जब मृदा का पीएच 7 से ज्यादा होता है तो मृदा में क्षारीयता की समस्या रहती है। जब मृदा में सोडियम क्लोराइड की मात्रा बहुत अधिक होती है तो मृदा में लवणता की समस्या रहती है। यानी हम कहेंगे दोस्तों, जब मृदा में अम्लता की जब बात की जाती है तो हम ये कहेंगे दोस्तों, मृदा का पीएच कितना हो बेटा? पीएच जो है वो 7.5 से क्या हो? कम हो। तो इस प्रकार में मृदा में अम्लता की समस्या रहेगी। जब मृदा का पीएच, क्षारीयता कब होगी? जब मृदा का पीएच कितना बेटा? 7.5 से अधिकतम हो तो मृदा में क्षारीयता की समस्या रहती है। और मृदा में लवणीयता की समस्या कब रहती है? लवणीयता। तो हम ये कहेंगे जब मृदा में सोडियम क्लोराइड की अधिकतम मात्रा होती है, सोडियम क्लोराइड की मात्रा अधिकतम होती है तो क्या होती है? मृदा में लवणता की समस्या क्या रहती है। तो बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो हम ये कहेंगे मृदा में जो अम्लता की समस्या होती है जब मृदा का पीएच 7 से कम हो, जब क्षारीयता की समस्या जब मृदा का पीएच 7 से ज्यादा हो, लवणता की समस्या जब मृदा के अंदर सोडियम क्लोराइड की मात्रा अधिकतम हो तो मृदा में लवणता की समस्या क्या होती है मित्रों? ज्यादा रहती है। फिर आती है मृदा में सेम की समस्या। देखो क्या होती है सेम की समस्या, सुनना दोस्तों। देखो दोस्तों, आपको ये ध्यान होगा कि जो मरुस्थलीय क्षेत्र होते हैं, इन मरुस्थलीय क्षेत्रों में जमीन के नीचे चूना पत्थर, इस मरुस्थलीय क्षेत्रों में जमीन के नीचे चूना पत्थर की क्या होती है? चट्टानें होती है। जो चूना पत्थर की चट्टानें होने के कारण नहरों या नदियों के द्वारा पानी का रिसाव बहुत कम हो पाता है। तो एक तरह से दलदली क्षेत्र में दिखाई पड़ता है। इसी दलदली क्षेत्र की जो समस्या होती है उसको सेम की समस्या कहते हैं। उसको क्या कहते हैं मित्रों? सेम की समस्या कहते हैं। तो वापस बताते हैं। तो हमने कहा मरुस्थलीय क्षेत्रों में मरुस्थल के नीचे चूना पत्थर की चट्टानें होती है। जब नदियों का बहाव या नहरों के बहाव के कारण पानी का रिसाव बहुत अधिक मात्रा में नहीं हो पाता है, पानी का रिसाव बहुत कम होता है,
जिसके कारण दलदली क्षेत्र में दिखाई देता है, और इसी समस्या को सेम की समस्या कहते हैं। तो इसी समस्या को क्या कहते हैं मित्रों? सेम की समस्या। हम ये कहेंगे कि मरुस्थल में या मरुस्थल के नीचे चूना पत्थर की चट्टानों के कारण पानी का रिसाव गहराई तक नहीं हो पाता है। पानी का रिसाव गहराई तक नहीं हो पाता है। तत्पश्चात हमें दलदली क्षेत्र देखने को मिलता है। दलदली क्षेत्र देखने को मिलता है। दलदली क्षेत्र देखने को मिलता है। इस समस्या को सेम की समस्या कहते हैं। इस समस्या को सेम की समस्या कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? सेम की समस्या कहते हैं। देखो बात समझ आई कि नहीं आई? तो हमने ये कहा कि मरुस्थलीय क्षेत्र में नीचे चूना पत्थर की चट्टाने के कारण जब नदियां या नहरों का पानी गहराई तक रिस नहीं सकता है, तत्पश्चात हमें दलदली क्षेत्र देखने को मिलता है। इस समस्या को सेम की समस्या कहते हैं। इस सेम की समस्या के निपटारे के लिए क्या क्या किया जाना चाहिए? तो याद रखना दोस्तों, एक सफेदा पौधा आता है जिसको बोलते हैं यूकेलिप्टस इंडिका। पौधों का रोपण किया जाता है, बूंद बूंद सिंचाई की जाती है, स्प्रिंकल सिंचाई की जाती है, तब जाके सेम की समस्या से निपटारा मिलता है। तो सेम की समस्या से निपटारा कैसे मिल सकता है बेटों? सेम की समस्या से निपटारा कैसे मिल सकता है? निपटारा कैसे मिल सकता है? तो कैसे मिलता है? तो हम कहेंगे दोस्तों, किसके पौधे का रोपण किया जाता है? तो हम कहेंगे सफेदा, यूकेलिप्टस इंडिका। सफेदे का रोपण किया जाना चाहिए। सफेदा जिसका नाम है यूकेलिप्टस इंडिका। यूकेलिप्टस इंडिका यूकेलिप्टस इंडिका का रोपण किया जाना। यूकेलिप्टस इंडिका का रोपण किया जाना चाहिए। पहली बात। दूसरी बात, यदि अपन बात करते हैं दोस्तों, बूंद बूंद सिंचाई की जानी चाहिए। बूंद बूंद सिंचाई की जानी चाहिए। स्प्रिंकल सिंचाई की जानी चाहिए। बात समझ आएंगे नहीं? देखो सबसे पहले सफेदा यानी यूकेलिप्टस इंडिका का रोपण किया जाना चाहिए। बूंद बूंद सिंचाई, स्प्रिंकल सिंचाई किसकी समस्या के लिए? सेम की समस्या के निपटारे के लिए। फिर आती है भूमि में उर्वर शक्ति की समस्या। अगला क्या है दोस्तों? भूमि में उर्वर शक्ति की समस्या। जब मृदा की उत्पादन क्षमता में, मृदा की गुणवत्ता में जब कमी आती है,
तो इसी भूमि को अवनमन कहते हैं। भूमि में उर्वर शक्ति की समस्या उत्पन्न होती है, यानी जब मृदा की गुणवत्ता में, मृदा की उत्पादक क्षमता में जब कमी आती है, यानी हम कहेंगे दोस्तों मृदा की गुणवत्ता में, मृदा की गुणवत्ता में, मृदा की उत्पादकता में, मृदा की उत्पादकता में कमी आती है, कमी आती है, तो भूमि की उर्वर शक्ति में क्या थी, भूमि की उर्वर शक्ति क्या होती है, इसका मतलब भूमि की उर्वर शक्ति कम हुई है। मृदा की गुणवत्ता में, उत्पादकता में जब कमी आती है तो भूमि की उर्वर शक्ति, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कमी आती है तो भूमि की उर्वर शक्ति में कमी आती है, तो भूमि की उर्वर शक्ति में क्या आती है बेटा, कमी आती है। मृदा की गुणवत्ता में, मृदा के उत्पादन में कमी आना, ये क्या कहलाता है, भूमि की उर्वर शक्ति में कमी आना होता है। भूमि की उर्वर शक्ति में क्या होता है बेटा, कमी आना होता है। भूमि की उर्वर शक्ति में ही कमी आना होता है। पहली बात ये होती है। अब इसके अंदर भूमि की उर्वर शक्ति यदि हमें बनानी है तो इस समस्या का निपटारा कैसे किया जाए, मृदा की गुणवत्ता को कैसे बढ़ाना है, मृदा की उत्पादकता को कैसे बढ़ाना है, इसी को भूमि की उर्वर शक्ति में कमी आना कहलाती है। तो इसको कैसे बढ़ाया जाए, तो हम ये कहेंगे कि मृदा में जैविक खाद का, हरी खाद का, वर्मी खाद का, यानी उर्वरकों का उपयोग किया जाना चाहिए, फसल चक्रण को अपनाना जाना चाहिए, और उड़द की फसल की कृषि की जानी चाहिए। और हम कहेंगे दोस्तों, तो हम कहेंगे दोस्तों हम कहेंगे कि तिलहन की कृषि की जानी चाहिए। इस प्रकार से भूमि की उर्वर शक्ति को बढ़ाया जा सकता है। तो भूमि की उर्वर शक्ति को कैसे बढ़ाया जाए दोस्तों, भूमि की उर्वर शक्ति को कैसे बढ़ाए, कैसे बढ़ाए मित्रों, तो सबसे पहले देखना दोस्तों, फसल चक्रण को बढ़ाना चाहिए। किसको बढ़ाना चाहिए बेटा, फसल चक्रण को बढ़ाना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, उर्वरक का उपयोग करना चाहिए, उर्वरक का उपयोग करना चाहिए। फिर तीसरी बात, हरी खाद, वर्मी खाद का उपयोग करना चाहिए, ठीक है ना। ड्रिप व स्प्रिंकल सिंचाई की जानी चाहिए, ड्रिप व स्प्रिंकल सिंचाई, ड्रिप व स्प्रिंकल सिंचाई की जानी चाहिए। फिर अपन बात करते हैं इसी के अंदर, उड़द की फसलों की कृषि की जानी चाहिए। उड़द की फसलों की कृषि की जाने पर क्या होती है दोस्तों, भूमि में उर्वर शक्ति स्वयं ही बनती है। हम कौन सी समस्या कह सकते हैं बेटा, हम ये कह सकते हैं उड़द की फसल की भूमि की उर्वर शक्ति बढ़ाने के लिए खेतों में उड़द की फसल की कृषि की जानी चाहिए। उड़द क्या दोस्तों, किसकी कृषि की जानी चाहिए, उड़द की कृषि की जानी चाहिए, जिससे क्या होती है, भूमि में स्वयं उर्वर शक्ति बढ़ती है। उड़द की कृषि की जानी चाहिए जिससे भूमि में स्वयं उर्वर शक्ति बढ़ती है, स्वयं उर्वर शक्ति बढ़ती है। बात होगी क्लियर यहां तक। तो याद रखना दोस्तों, उड़द की कृषि की जानी चाहिए, तो फसल चक्रण बनना चाहिए, उर्वरक उपयोग, हरी खाद, वर्मी खाद, ड्रिप स्प्रिंकल सिंचाई, उड़द की कृषि की जानी चाहिए, है ना। फिर अपन कहें दोस्तों, इसी के साथ साथ में हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे कि दलहन की फसलों में नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए दलहन की फसलों की खेती की जानी चाहिए। हम यहाँ पे लिख सकते हैं नोट में, नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए, नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए दलहन की कृषि की जानी चाहिए। दलहन किसी कृषि की जानी चाहिए बेटा, तो हम कहेंगे दलहन की फसल की कृषि की जानी चाहिए, दलहन की कृषि की जानी चाहिए।
दलहन की कृषि की जानी चाहिए। बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो हमने ये कहा कि भूमि की उर्वरक शक्ति को कैसे बढ़ाया जाए, तो फसल चक्रण का अपनाकर उर्वरक का उपयोग, हरी खाद, वर्मी खाद, ड्रिप सिंचाई, उड़द की कृषि की जानी चाहिए। जो भूमि की उर्वरकता स्वयं शक्ति बढ़ती है। नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए दलहन की कृषि की जानी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस प्रकार मृदा में हमने कहा दोस्तों कि ये समस्या कौन सी हुई, उर्वरक शक्ति की समस्या। इस प्रकार मृदा में वो दोस्तों मरुस्थलीकरण की समस्या उत्पन्न होती है। इस मरुस्थलीकरण की समस्या को निपटाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वनों को लगाना चाहिए। तो हमने कहा दोस्तों मृदा में मरुस्थलीकरण की समस्या, मृदा में मरुस्थलीकरण की समस्या, इस समस्या के निपटारे के लिए क्या किया जाना चाहिए दोस्तों? ज्यादा से ज्यादा वनों को लगाया जाए। मरुस्थलीकरण की समस्या को रोकना है तो ज्यादा से ज्यादा क्या लगाया दोस्तों? वनों को लगाया जाए। ज्यादा से ज्यादा वनों को लगाया जाए। ज्यादा से ज्यादा वनों का रोपण किया जाना चाहिए। वनों का रोपण किया जाना चाहिए। रोपण किया जाना चाहिए। और वर्तमान में अगर अपन भारत सरकार की देखें तो भारत सरकार की, राजस्थान सरकार, भारत सरकार दोनों के द्वारा, या हम कहेंगे दोस्तों राजस्थान सरकार के द्वारा मरुस्थलीकरण के प्रसार को रोकने के लिए, राजस्थान सरकार के द्वारा मरुस्थलीकरण के प्रसार को रोकने के लिए मरुस्थलीकरण के प्रसार को रोकने के लिए DDDP कार्यक्रम, DDP डेवलपमेंट प्रोग्राम और DPAP कार्यक्रम को चलाया गया। DPAP कार्यक्रम, DDDP कार्यक्रम और DPAP ये कब लाया गया बेटा? 1974 को लाया गया। और ये कब लाया गया? 1977-78 को। 1977-78 को लाया गया था। ये 1974 को लाया गया था। तो DDP कार्यक्रम, DPAP कार्यक्रम को चलाया गया। तो याद रखना दोस्तों, वनों की समस्या अगर मान लो मरुस्थलीकरण की समस्या तो ज़्यादा वनों को रोपण किया जाना चाहिए। इस प्रकार हमने दोस्तों आज की इस क्लास में मृदा की जो समस्या है कौन कौन सी, जरा रिवीजन कीजिए। तो मृदा के अंदर सबसे पहले मृदा अपर्दन की समस्या, मृदा में अम्लीयता, क्षारीयता, लवणता की समस्या, फिर मृदा के अंदर हमने कहा दोस्तों सेम की समस्या, मृदा में खरपतवार की समस्या, मरुस्थलीकरण की समस्या, मृदा की उर्वर शक्ति के बारे में हमने डिस्कस किया है। जरा एक रैपिडली रिवीजन लीजिए। तो हमने सबसे पहले एक बताया कि मृदा में अपर्दन की समस्या होती है। तो अपर्दन दो प्रकार का होता है, एक तो वायु अपर्दन, दूसरा जल अपर्दन। वायु के द्वारा होने वाला मिट्टी के कटाव को वायु अपर्दन कहते हैं। जल के द्वारा होने वाले कटाव को हमने कहा दोस्तों जलीय अपर्दन कहते हैं। ये दो प्रकार का होता है जलीय अपर्दन भी, एक तो अवनलिका अपर्दन, दूसरा चादरी अपर्दन। अवनलिका हम ये कहेंगे कि नदी या नहरों के द्वारा मिट्टी का कटाव इतना गहराई तक हो कि नालीनुमा संरचना बन जावे, तो इस प्रकार के अपर्दन को अवनलिका अपर्दन कहते हैं। चंबल नदी के द्वारा सर्वाधिक मात्रा में अवनलिका अपर्दन होता है। इसके साथ साथ में यदि अपन बात करें कि कोटा ऐसा जिला है जहां पे अवनलिका अपर्दन सर्वाधिक होता है। बात के लिए चादरी अपर्दन हमने कहा कि निर्जन पहाड़ियों में नदियों के द्वारा मिट्टी का कटाव ऊपरी परत का होता है, तो इसलिए प्रकार के अपर्दन चादरी अपर्दन कहते हैं। फिर हमने कहा मृदा में अम्लीयता, क्षारीयता और लवणता की समस्या है। मृदा में अम्लीयता की समस्या मतलब उसका pH 7.5 से 7 से कम हो। मृदा में क्षारीयता की समस्या जब मृदा का pH 7 से ज्यादा हो। फिर मृदा में लवणता की समस्या जब मृदा में सोडियम क्लोराइड की मात्रा बहुत अधिक हो तो उसमें लवणता की समस्या बनी रहती है। इस प्रकार से यदि अपन बात करते हैं तो मृदा में सेम की समस्या होती है। सेम की समस्या क्या कहा हमने? कहा तो मरुस्थलीय क्षेत्र है, वहां पे नीचे चूना पत्थर की चट्टानें होती है। जब नदियां या नहरों के द्वारा पानी का रिसाव, पानी बहुत अधिक गहराई तक रिस नहीं सकता है, इसलिए हमें दलदली क्षेत्र नजर आता है। इसी को क्या कहते हैं दोस्तों? सेम की समस्या कहा जाता है। और सेम की समस्या के लिए सफेदा यूकेलिप्टस इंडिका रोपण किया जाता है। और साथ ही साथ इस समस्या निपटारे के लिए बूंद बूंद सिंचाई और स्प्रिंकलर सिंचाई की जाती है। फिर हमने कहा भूमि में उर्वर शक्ति की समस्या, यानी मृदा में उर्वर शक्ति की समस्या। जो उर्वर शक्ति की जो समस्या होती है, इस समस्या के निपटारे के लिए आपको मालूम होगा फसल चक्रण को अपनाना चाहिए। फिर उसके बाद में उर्वर शक्ति का प्रयोग किया जाना चाहिए।
ठीक है ना। साथ साथ में हमने कहा मृदा में उर्वरक शक्ति, उर्वरकता स्वयं बढ़े, उसके लिए उड़द की कृषि की जानी चाहिए। नाइट्रोजन की कमी को पूर्ति करने के लिए दलहन की कृषि की जानी चाहिए, यानी मृदा की उर्वरक शक्ति अपने आप बढ़ती है, जिसमें हरी खाद, वर्मी खाद आदि का प्रयोग किया जाना चाहिए। फिर अपन ने बात किया मित्रों कि मृदा के अंदर मरुस्थलीकरण की समस्या है, इस मरुस्थलीकरण की समस्या को रोकना है तो ज़्यादा ज़्यादा वनारोपण किया जाना चाहिए। बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। फिर हमने कहा वर्तमान में भारत सरकार, असम सरकार मिलकर DDP कार्यक्रम और DPAP कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसके अलावा अन्य अरावली वाले जो कार्यक्रम है वह भी चल रहे हैं मित्रों, जिस पे मरुस्थलीकरण को रोका जा सके। तो मैं आज उम्मीद करता हूँ ये मेरी क्लास आपको समझ में आ रही होगी दोस्तों। अगर ये मेरी क्लास आपको समझ में आई है दोस्तों तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।